राइट? आपका काम भी बच रहा है ना, आपके एफर्ट्स भी बच रहे हैं, बजाय इसके कि आप बैठ के किताबें छानते हैं, फिर प्रेजेंटेशन पे टाइप करते हैं, फिर अच्छा सा डिजाइन डालते हैं, फिर एनिमेशन डालते हैं और फिर यहां लगा देते हैं और फिर बोलना शुरू करते हैं। तो इसके बजाय क्या हो रहा है, आपने पॉइंटर्स बनाए जो डायरेक्टिव पॉइंटर्स हैं और बच्चे से उस पर आपने डिस्कशन किया। ठीक है, देन आ जाता है एक और टेक्निक है, फिश बाउल टेक्निक। बहुत कम लोग ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। फिश बाउल टेक्निक में क्या होता है, फिश बाउल टेक्निक में आप एक सर्कल में बच्चों को बिठा देते हैं और उनमें से एक स्पीकर होता है जिसे आप कहते हैं कि आके शेयर योर थॉट्स ऑन द टॉपिक। वो सेंटर में खड़ा होकर बात करता है। तो एक स्पीकर एंड सर्कल ऑफ ऑब्जर्वर्स, इस सिस्टम को हम कहते हैं फिश बाउल सिस्टम। ठीक है, फायदा क्या होता है, यह सिस्टम आपको एक्टिव लिसनिंग में ले आता है। अब आप किसी के पीछे छुप नहीं सकते ना। 73 बच्चों में जो 73rd नंबर पे पीछे बैठा हुआ है किसी के पीछे, आप उसको नहीं देख पा रहे। लेकिन फिश बाउल सिस्टम में आप उन्हीं 40 बच्चों के एक सर्कल को और 40 बच्चों के एक और सर्कल को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन सबकी एक्टिव पार्टिसिपेशन को मैंडेटरी बना सकते हैं। तो दैट्स वन ऑफ द सिस्टम्स। आगे चलें। ओके, देन देयर आर न्यूमरस, ये एक लिस्ट है, मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं एक एक को पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। ये एक मैंने लिस्ट जो है वो गैदर करी थी व्हेन वी वर लर्निंग, जब हम टीचिंग मेथोडोलॉजी पढ़ रहे थे। ये ए से जी तक की लिस्ट है ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, अगर आप देखना शुरू करें तो अपॉइंटमेंट विद स्टूडेंट्स इज वन वे ऑफ डूइंग इट, रिसर्च में करते हैं। अब यहां से आपको देखना यह है कि मैं किस पोजीशन में मौजूद हूं, तो कौन सा वाला सिस्टम मेरे ऊपर अप्लाई होता है। जरूरी नहीं है कि हर टीचिंग मेथड हर किसी पे इक्वली फिट होता हो, हर किस्म के टेक्निक पे इक्वली फिट होता हो। अपॉइंटमेंट मेथड आपका जो है वो क्लास टीचिंग के मेथड पे फिट नहीं हो सकता। वो कहां फिट हो सकता है, सुपरवाइजर एंड रिसर्चर के ऊपर फिट हो सकता है कि आपका सुपरवाइजर अपॉइंटमेंट देता है रिसर्चर को, वो रिसर्चर आता है उसके साथ बैठता है उस अपॉइंटमेंट की विंडो में। अब अपॉइंटमेंट विंडो भी हमारी ना इतनी लंबी लंबी होती है। प्रॉब्लम क्या होता है, इंटरनेशनली आपको आपका सुपरवाइजर एक डेडिकेटेड 20 मिनट्स 30 मिनट्स की स्लॉट दे देता है और उस 20 to 30 मिनट्स की स्लॉट को आप प्रिपेयर करके जाते हैं कि इसमें मुझे इससे रिजॉल्व करा लेना है। 31वें मिनट पे वो कहता है थैंक यू वेरी मच, विल सी यू ऑन द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, आई हैव अनदर रिसर्चर वेटिंग फॉर मी टू गेट इट इन 30 मिनट्स। हमारे यहां पाकिस्तान में क्या होता है, आप सुपरवाइजर के पैर में चपड़ जाते हैं और कहते हैं जब तक रिजॉल्व नहीं होगा मैं 2 घंटे में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा ही होता है ना सर, सारे पीएचडी माशाल्लाह इतने सारे बैठे। तो क्या होता है ना, उसके टाइम की आपको वैल्यू है ना अपने टाइम की। तो यू नीड टू सेट एन अपॉइंटमेंट एंड डू दैट। ये रिसर्चर और सुपरवाइजर के लेवल पे ये चीजें हो सकती हैं। आर्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स, आप लोग FYPs करते हैं ना, तो वो FYPs यहां आ जाते हैं। आप जब प्रोजेक्ट बनवाते हैं ना, तो बच्चे को प्रोजेक्ट बनवाना उसके लिए सजा नहीं है कि उस पर मार्क्स मिलेंगे। प्रोजेक्ट बनवाना उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है जो वो करके हासिल करता है। आप बहुत अच्छी तरह से आपने ड्राइविंग की बुकलेट पढ़ी थी, लेकिन कभी स्टीयरिंग पे हाथ नहीं रखा था, बन गए अच्छे ड्राइवर। किताब का तो पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर, लाइन नंबर सब आता है, लेकिन क्या आप एक ड्रिफ्ट लगा सकते हैं? अभी मैं आपको गाड़ी दे दूं तो ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ही नहीं थी। उस टॉपिक का अगर आप प्रोजेक्ट बनवा लेंगे तो वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आ जाएगी और वो कभी नहीं जाती। स्किल वो चीज है जो आपकी मेमोरी से कभी नहीं जाती। ड्राइविंग सीख ली ना, हमेशा आएगी तुम्हें, एक्सपर्टी रहे ना रहे आएगी, हमेशा कर लोगे। ठीक है, तो वो आर्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे भी हो सकता है। ऑडियो ट्यूटोरियल्स, आप एक ऑडियो मैसेज भेज देते हैं ग्रुप में, कहते हैं सुने इसे और इसके ऊपर अपने समरीज बनाइए, विल डिस्कस इट लेटर ऑन। ऑडियो ट्यूटोरियल्स इस तरह बहुत है। अब मैं इस तरह से अगर उठाता जाऊं तो देयर आर
न्यूमरस, नेक्स्ट पे चले। तो इस तरह के न्यूमरस मेथड्स ये हैं जो मैं आपसे सब शेयर करूंगा। दे आर A to Z मेथड्स ऑफ टीचिंग। आप करते जाइए, देखते जाइए सारे सिस्टम्स को, और इन सिस्टम्स के थ्रू अपने आप को, मैंने इनके आगे एक शॉर्ट डेफिनेशन जरूर लिखी है ताकि आपको यह पता चले कि इन मेथड्स को कहां इंप्लीमेंट किया जा सकता है। चेंज करें स्लाइड। तो ये अगर आपने देखा हो तो मैंने A to Z एक लिस्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स दी है, सब आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब ये सवाल पूछना आप लोगों को चाहिए था, बोल मैं रहा हूं। अगेन नो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बहुत फुकतान है हमारे पास। आपके पास रिसोर्सेज हैं ये सब करने के लिए? दैट क्वेश्चन यू नीड टू राइज। रिसोर्सेज हैं कि आपके पास इतने बड़े क्लासरूम्स हैं जहां आप 70-70 बच्चों के सर्कल्स बना के 2 ग्रुप में बिठा सकें? तो वो सिस्टम आप पे नहीं फिट होता। तो फिर इन सिस्टम में से जो सही सिस्टम आपको लगेगा वो सिस्टम आप एडेप्ट करेंगे। बट आप चेंजेस तो करेंगे ना। जरूरी नहीं है कि जिस तरह से मैं सीखता हूं उसी तरह से शफकत साहब भी सीखते हो। इट्स डिफरेंट। आजकल के बच्चों को देखें आप, एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं? कान में होते हैं हेडफोन्स, लाउड म्यूजिक, और वो पढ़ रहे होते हैं। मेरे कान में अगर कोई चू भी कर रहा हो, मैं तो नहीं पढ़ सकता, समझ में नहीं आता अगर वो चल रहा है कान में तो। और बच्चे हमें जवाब क्या देते हैं? दैट हेल्प्स अस कॉन्सेंट्रेट। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन हेल्प्स देम कॉन्सेंट्रेट। तो there are different type of learners. There are different type of learners. Somebody learns when others are speaking around him. Somebody learns when he is isolated. Somebody is an introvert, somebody is an extrovert. Introvert आपसे सवाल कर ही नहीं पाता, वो आपसे आखिर में क्लास के एंड पे बाहर निकल के पूछता है, सर मैं ये पूछना चाहता था। आप क्या कहते हैं? क्लास में क्या झक मार रहे थे जब मैंने सवाल पूछा तो क्या मजाक कर रहा था क्या? जाओ नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। दीज आर द रियलिटीज ऑफ लाइफ, राइट? ये हमारी टीचिंग की रियलिटी है ना। बजाय इसके कि आप उसे कहें कि ओके तो मिस्टर अब्दुल्ला आपके पास जो है ना वो 2:30 बजे आप मेरे ऑफिस आइएगा, वी विल डिस्कस व्हाट यू नीड टू डू। वो 2:30 से 2:45 बजे तक अगर आपने 15 मिनट उसको दे दिए, ट्रस्ट मी वो बच्चा आपको परफॉर्म करके दिखाएगा। दैट बच्चा विल परफॉर्म। तो अच्छा, एक मेथड है ऑफ टीचिंग एंड असेसिंग, इसे कहते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से वाकिफ हैं। कुछ लोग वाकिफ हैं? जो लोग वाकिफ हैं वो हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग। अच्छा चले, वेरी गुड। यानी इतने सारे लोग इससे वाकिफ हैं। इंप्लीमेंट कितने लोग करते हैं? आप करते हैं? ओके। लास्ट टाइम आपने पेपर बनाया था, ठीक। कितने लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो कॉग्निटिव से थे, कितने साइकोमोटर से थे, और कितने अफेक्टिव थे? कॉग्निटिव के लेवल्स बताइए। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं C1 में कौन सी टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं? देर आर सर्टन टर्म्स जो कि डिफाइन कर दी गई हैं कि C1 में इस्तेमाल होंगी। रिमेंबरिंग इंजीनियरिंग C1 पे, श्योर अबाउट इट? आप टॉपिक में से कौन सा हिस्सा C1 में क्या लिखेंगे? डिफाइन, डिस्क्राइब, डिस्कस, एलैबोरेट, क्या लिखेंगे? एक्सप्लेन लिखेंगे C1 में। अच्छा चले, अभी मैं इसको सही गलत इसलिए नहीं कहूंगा कि वी विल डिस्कस ऑन इट, ठीक है? आई एम नो वन टू टेल यू व्हाट इज राइट और रॉन्ग, आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई नो, ठीक है? तो अब इसके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लेवल्स जो है ना, ये जो आपको यहां नजर आ रहे हैं, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, ये आपके कॉग्निटिव में भी काम करेंगे। ये आपके इनमें से ज्यादातर साइकोमोटर में भी काम करेंगे और
अफेक्टिव में भी काम करेंगे। फर्क क्या है तीनों में? कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव में कोई फर्क है? ओके, तो व्हाट इज साइकोमोटर एंड देन व्हाट इज अफेक्टिव? तो जिस वक्त मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या आप लोग ये ब्लूम टैक्सोनॉमी को अपने एग्जाम में इस्तेमाल करते हैं, और आप लोगों ने कहा यस, तो आप जरूर करते होंगे, लेकिन आप उसके सही पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप उस ब्लूम टैक्सोनॉमी के सही पोटेंशियल को इस्तेमाल करेंगे तो आप बच्चे की सिर्फ रिमेंबरिंग टेस्ट नहीं कर रहे होंगे, आप उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर रहे होंगे, एनालाइजिंग टेस्ट कर रहे होंगे। अंडरस्टैंडिंग के बाद आप आगे क्रिएशन तक उसको लेके जा सकते हैं ना। प्रोजेक्ट क्या है? क्रिएशन है ना। ठीक, तो दिस इज हाउ इट इज। अगली स्लाइड पे जाइएगा। अच्छा, दिस इज रिमेंबरिंग। तो यहां पे कुछ एक एग्जाम्पल भी दी हुई है। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं चीजें इससे करवाने के लिए? एक गेम हम बचपन में खेलते थे, आई डोंट नो आप लोगों ने वो खेला नहीं खेला। बहुत सारे कार्ड्स होते थे, अपसाइड डाउन रखे हुए होते थे, उसमें से 2 मैच करते हैं कोई, और वो सब स्ट्रैटर्ड है। आपको 4 चांसेस मिलते थे, 4 कार्ड उठाइए और फिर इनका चेक कीजिए कि मैचिंग कार्ड कहां है। ठीक है, तो आप क्या करते थे? आपने पहला उठाया, उस पर टोपी बनी हुई थी, रख दिया। 8वें नंबर का उठाया, देखा इस पे साइकिल बनी हुई थी, रख दिया। 15वें नंबर का उठाया, उस पर देखा इस पे टोपी बनी हुई है, तो टोपी ये उठाई। तो अब आपको याद होना चाहिए कि पहले नंबर पे टोपी थी, तो उस टोपी से मैच करेंगे ना। तो अगर आप ये गेम खेलते हैं तो आपको क्या चीज आपकी इंप्रूव हो जाती है? रिमेंबरिंग थिंग्स। यू रिमेंबर एंड रिकॉल, यू रिमेंबर एंड यू रिकॉल। कि एक तस्वीर मैंने देखी थी पहले नंबर पे और एक देखी थी 15वें नंबर पे, तो पहले और 15वें नंबर की चीज मुझे मैच करनी है। इसी तरह से अगला, फिर अगला और फिर अगला। ठीक है, तो एंड देन देयर आर अदर मेथड्स ऑफ डूइंग इट, जैसे अप्लाइंग। हाउ डू यू अप्लाई? विच मेथड इज यूज्ड फॉर अप्लाइंग? अगेन केस स्टडी एंड रोल प्ले। अभी हम पीछे देख रहे थे ना कि ये मेथड्स हैं टीचिंग के, तो आप कौन सा एस्पेक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपको यहां से मिलेगा। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी टेल्स यू व्हाट यू वांट टू डू, और किस किस्म की टीचिंग मेथड आपको कौन सा मकसद, ऑब्जेक्टिव आपका पूरा करके देती है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स गो। आगे बढ़े। एनालाइजिंग। अब देखिए, एनालिसिस एक बड़ी चीज है। एनालिसिस क्या है? तो एंड देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ डूइंग एनालाइजिंग। एनालिसिस क्या है? एनालिसिस इज जो डेटा आपको मिला, वो डेटा कहां से मिला? इस किताब से पढ़ा, उस किताब से पढ़ा, उस आर्टिकल से पढ़ा, इस रिसर्च से पढ़ा, फिर मैंने एक परफॉर्मा बनाया, वो परफॉर्मा मैंने आपसे शेयर कर दिया, वो परफॉर्मे पे आपने कुछ अपनी एंट्रीज करके दी, वो मैंने उसको निकाला। अब उसको क्या किया? अब उसको एनालाइज करना शुरू किया। डेटा तो आ गया, सब आ गया, अब मैं उसे एनालाइज कर रहा हूं। मैं एनालाइज क्या कर रहा हूं? अब मैं ये देख रहा हूं कि मेरे ऑब्जेक्टिव से जो बताए गए क्वेश्चन थे वो इंटरप्रेट क्या कर रहे हैं। कितने % लोगों ने कहा कि मुझे सिविक पसंद है, कितने % लोगों ने कहा कि नहीं मैं प्रेफरेंस ओडी को दूंगा सिविक पे। रिसर्च ऐसी होती है ना, सारे रिसर्चर हैं। तो एनालाइज, तो हाउ डू यू एनालाइज देन? आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। अब आ गया इवैल्यूएशन। एनालाइज तो कर लिया, अब क्या रह गया? इवैल्यूएशन। यार सारे अभी मेरी डिग्री मुझे मिली नहीं है पीएचडी की, तुम लोगों की सबको मिल गई है, पीएचडी की मिल गई है ना। तो भाई इवैल्यूएटिंग क्या कहता है आपको? हाउ डज दैट वर्क? नो कम्युनिकेशन। अगेन evaluation includes a very important word which is first क्या है? critiquing। भाई आप सुपरवाइजर्स है ना, आपके पास जब थीसिस आता है तो आप क्या करते हैं? उसके इवैल्यूएट करते हैं ना, तो क्रिटिक करते हैं ना।
तो क्रिटिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी आप मुझ पे कोई फीडबैक नहीं दे सकते, मैं कतई एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपने कोई सवाल ही नहीं कर रहे, आपने क्रिटिक ही नहीं किया, तो फिर मैं कैसे जो है वो आपसे फीडबैक, आपके दिए हुए फीडबैक को मान लूं? मैं तो नहीं मानूंगा, राइट? चेकिंग इन एंड हाइपोथेसाइजिंग। हाइपोथेसिस तो मुझे आप लोगों को डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। तो हाइपोथेसाइजिंग। नेक्स्ट इज, आगे आइए। अच्छा जी, कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव क्या है? सब बात हो रही थी ना, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, इफेक्टिव। फर्क क्या है दोनों में? तो किसी ने कहा था नॉलेज। तो मेंटल स्किल एंड नॉलेज। मेंटल स्किल क्या होती है? मेंटल मैथ्स का वर्ड सुना है किसी ने? मेंटल मैथ्स क्या होता है? एक लार्ज नंबर आपको बताया जाता है, फिर एक और लार्ज नंबर आपको बताया जाता है, फिर एक तीसरा लार्ज नंबर आपको बताया जाता है, और फिर बोला जाता है टोटल बताओ। तो क्या करता है वो? कागज और पेन लेके बैठता है? नहीं, वो यहां करता है। दैट इज मेंटल स्किल। मेंटल स्किल। मेंटल स्किल और क्या क्या है? अगर आप फॉरेंसिक्स मूवीज तो सभी देखते हैं ना, तो सब थ्रिलर मूवीज ही पसंद करते होंगे। तो जब उसमें एक मर्डर होता है और उसके फैक्ट्स निकालने होते हैं, तो कौन आता है? फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, जो ये करके ये देख के बताता है उस मिले हुए ढांचे में से कि इसके मौत की वजह ढांचे में से, बॉडी नहीं, ढांचे में से ये मेल था या फीमेल था ढांचा, और कौन सी रेस से हो सकता है। ठीक है, वो ये बताता है कि इसके मरने की वजह क्या रही होगी, वो ये बताता है कि ये कब मरा होगा। ढांचा मिला है आपको, लेकिन वो बताता है ये कब मरा होगा। ठीक है, तो फॉरेंसिक्स। तो फॉरेंसिक डज व्हाट? फॉरेंसिक कैसे हो जाती है ये, और वो कैसे करता है? एनालाइज करके फैक्ट्स को अराउंड हिम। अच्छा फॉरेंसिक एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? जो उसके सिनेरियो के चीजों को एक जगह पे असेस कर सके और जोड़ सके। तो वो कहां होती है? वो होती है मेंटल स्किल। एक जगह एक पेन पड़ा हुआ था और एक गोल सा छेद था एक बॉडी की गर्दन पे, वो पेन तो वहां पड़ा हुआ था। तो मेंटली यू नीड टू कनेक्ट कि ये होल और वो पेन कनेक्टेड हो सकते हैं। मेंटल स्किल है ना, ये आपने यहां सोचना होता है, यहां रिजॉल्व करना होता है, पेन पेपर कैलकुलेटर पे नहीं। कॉग्निटिव स्किल है ये क्या है? कॉग्निटिव स्किल है। ये किससे आती है? नॉलेज से। हमारे टीचर थे, वो कहा करते थे, आईज डजंट सी व्हाट माइंड डजंट नो। आईज डजंट सी व्हाट माइंड डजंट नो। अगर आप नहीं जानते हैं कि ये जो पत्थर आपके सामने पड़ा हुआ है, इसे तराश के हीरा बनाया जा सकता है, तो आप उसको नहीं उठाएंगे। नहीं उठाएंगे ना? क्यों? क्योंकि आप जानते ही नहीं थे कि वो हीरे की फर्स्ट फॉर्म थी। तो आईज डजंट सी व्हाट माइंड डजंट नो। नॉलेज होगी तो मेंटल स्किल भी होगी। ठीक है, आगे चलें। साइकोमोटर। साइकोमोटर क्या करता है? अभी मैंने बताया ड्राइविंग। ड्राइविंग साइकोमोटर पे आ गई ना। ये वो स्किल है जो आपसे अगर जो है ना वो, चलो ड्राइविंग तो बहुत दूर की बात है, राइटिंग, अगर आपसे कहा जाए कि अपना साइन कर दें आंख बंद करके, तो आप अपना साइन नहीं कर पाएंगे? कर देंगे ना? साइन कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि जो काम आपने कर लिया वो आपके ऑटोनॉमस सिस्टम से अटैच हो गया, वो बन गया आपका स्किल। कौन सी स्किल? साइकोमोटर, जो ब्रेन और आपके फंक्शन से अटैच्ड है, जो ऑटो हो जाता है। स्टेयर्स, आप स्टेयर्स भी छोड़े, पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर पे पैर लगता है तो क्या करते हो? गिर जाते हो। क्या होता है? आपकी बॉडी, लेकिन वही पत्थर पे अगर एक बच्चा टकराता है तो पहली दफा में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस हालात से गुजरा नहीं होता।
लेकिन आपके पैर पे ठोकर लगती है तो आप क्या करते हैं? जंप करके निकल जाते हैं, बैलेंस करके निकल जाते हैं, साइकोमोटर। तो वो चीजें सिखाना जो आपने उससे करा के सिखाई हैं, उसके हाथ से करवाई हैं, वो है सारी साइकोमोटर। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को साइकोमोटर सीख जो है वो उस पे लेवल पे लाना है, तो आप क्या किस किस्म के जो है वो एग्जामिनेशन देंगे उससे? हैंड्स ऑन एग्जामिनेशन। हैंड्स ऑन एग्जामिनेशन क्या होता है? वाइवा प्रैक्टिकल होता है आपका। ऑस्पी ऑस्की होती है। ऑस्पी ऑस्की का आप लोगों ने नहीं सुना होगा। मेंटल वो हेल्थ साइंसेज वाले जो है ना, वो ज्यादा इसको करते हैं, वो मेंटल सेक्शन को और इसको कंबाइन करके ऐसा होता है कि एक सिनेरियो सामने रख दिया जाता है, उससे कहा जाता है अब इसका आप काम करके दिखाएं, तो वो हैंड्स ऑन होता है। ऑस्की कहलाती है क्लिनिकल सिनेरियोज में। तो अगर आप ये करवाएंगे तो उसको फिजिकली आ जाएगा। भाई जब तक उसके हाथ में पेचकस दोगे नहीं तो उसको क्या पता पेचकस क्या करता है। आप बताते हैं भाई हर किस्म के स्क्रू को खोलने के अलग अलग किस्म के स्क्रू ड्राइवर आते हैं। वेल डन, जबरदस्त, मैं सीख गया सर, 15 किस्म के होते हैं। गुड है। अब आपने उसे बोला बेटा जाओ ये डब्बा खोलना था, बॉक्स में से ना आप पॉजिटिव स्क्रू ड्राइवर ले आना। क्या लाएगा वो? कुछ भी नहीं लाएगा वो, क्योंकि वो पहले ढूंढेगा कि वो दिखता कैसे है, क्योंकि वो आपके हाथ में ही नहीं था, आपने कभी हाथ में दिया ही नहीं था। तो आप साइकोमोटर सेक्शन पे तो आए नहीं है, आप अब भी उसको कॉग्निटिव लेवल पे रख के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू कैन डू फॉर साइकोमोटर। आगे चलें।